हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा 9th क्लास का 12th लेक्चर है। इसमें आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जब कोई ब्लॉक जो है किसी सरफेस के ऊपर रखा होता है, तो ये जनरल है कि अगर आपको इसकी स्टेट चेंज करनी है, ये रेस्ट में है, इसको अगर मोशन में लाना है, तो इसमें एक फोर्स जो है वो हमें लगाना पड़ेगा, तब ये बॉडी मोशन में आएगी। ये भी है कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्पीड से जा रही है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है, यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक। और एक और कंडीशन होती है कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए स्ट्रेट जा रही है और उसके डायरेक्शन को चेंज करना है, यानी कि जैसे कर्व में लाना है स्ट्रेट लाइन से, जैसे सर्कुलर मोशन में होता है, यानी कि सीधी जा रही है वैसे टर्न लेना है, तो तब भी इसमें आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। तो फोर्स जो है वो अगर स्ट्रेट को चेंज करना है तो हमें फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक। इन जनरल में आपको मालूम है कि जैसे साइकिल है, ये तो ब्लॉक रखा है, साइकिल अगर मान लीजिए आप उसको मूव कराना है तो आपको पैडल पर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि आगे उसका मूवमेंट हो। ऐसा थ्योरी जो है वो गैलीलियो के पहले ये मानते थे कि जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक जो है, इसको अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है, ठीक, यानी कि एक डायरेक्शन में मोशन में लाना है, तो हमें जो है इसमें एक कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा। ये इसलिए था कि यहाँ पर एक फोर्स जो है वो फ्रिक्शन लगता है दोनों सरफेस के बीच में, और फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए अगर इसमें हमें मोशन को कंटिन्यू करना है तो एक हमें कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम ये मानते हैं कि अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक। अगर हम किसी बॉडी को एक बार मोशन दे दें तो वो इनफाइनाइट टाइम तक उस सरफेस पर चलती रहेगी। अगर सरफेस इनफाइनाइट हो, उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो रुक इसलिए जाता है क्योंकि उसमें दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका साइकिल है, उसको अगर पैडलिंग करना बंद कर दें तो थोड़ी देर के बाद साइकिल रुक जाती है। ब्लॉक को चला दिया हमने, वेलोसिटी दे दें, थोड़ी देर के बाद ब्लॉक जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि रोड और टायर के बीच में साइकिल के केस में उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर हम किसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स को हम रिड्यूस कर दें तो नेचुरल है कि उसमें जो है वो देर तक मूव करेगा। और आइडियल केस ये होगा अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कर दें। वैसे प्रैक्टिकली फ्रिक्शन जीरो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कर दें तो एक बार साइकिल को अगर आप मूवमेंट दे देते हैं तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। ठीक। तो वो जो फ्रिक्शन है कॉज, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी रुक जाती है, हम किसी भी मेथड से अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करें, ये जैसे मान लीजिए ब्लॉक है, ये ऐसे ये बहुत जल्दी रुक जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें नीचे व्हील लगा दें, रोलर लगा दें, तो ये बहुत देर तक मूव करता रहेगा, क्योंकि रोलर के केस में जब ये रोलिंग करता है उस समय फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो in the absence of the force of friction, no force is required to keep an object moving after bringing in it motion. अगर मोशन में बॉडी को बनाए रखने के लिए अगर फ्रिक्शन पूरी तरह से एब्सेंट है तो फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना। An object, if once set in motion, moves with uniform velocity if no force acts on it. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी चलती रहेगी। ठीक। तो ये जो पॉइंट हुए, इसका मतलब ये हुआ, आप अपनी बुक से भी थोड़ा सा हेल्प लेना स्टडी के लिए। ठीक है ना। तो इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक कि हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने हैं। ठीक इसी तरह से अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। वो फ्रिक्शन फोर्स ही है एक्सटर्नल, जो कि इसको जो है वो रोक देता है। ठीक इसी तरह से डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट इसका ये बनता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, इफ ए बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन it will remain moving
in the same direction with same speed unless an external force is applied on it। ठीक, तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसको समझने के लिए इसमें दो पार्ट में इसको लेते हैं। एक तो डिफिनेशन इनर्शिया की आनी चाहिए और दूसरी डिफिनेशन फोर्स की। इनर्शिया जो है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए उसका अपोज करती है। इनर्शिया है, अपोज करती है स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये बॉडी है, ये रेस्ट में है, तो अगर हम इसमें कम फोर्स लगा देंगे तो ये मूवमेंट नहीं होगा फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर इसको स्टेट को चेंज करना है तो एक इसमें ठीक ठाक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये मोशन में आ जाए। तो जो इनर्शिया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाई इट्सेल्फ। अपने आप स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। स्टेट को चेंज करने के लिए स्टेट ध्यान रखना रेस्ट में, मोशन में और डायरेक्शन के लिए भी आपको एक जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे ये ब्लॉक रखा है, जैसे आप साइकिल है उसमें पैडलिंग करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब बॉडी जो है वो मूव करेगी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू retain its state of rest or of motion is called inertia. It is the inherent property of the object. इसी तरह से हम फोर्स की डिफिनेशन लेते हैं। इसी में द सेकंड पार्ट जो न्यूटन्स लॉ का है वो फोर्स को डिफाइन करता है कि अकॉर्डिंग टू विच फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल की वजह से मोशन नहीं होगा। इंटरनल फोर्स जो इनके होते हैं उनके बीच में जो एटम्स हैं और उनके बीच में जो फोर्स लगते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इंटरनल फोर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू विच फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज which can move a stationary object or which can change the state of motion of the moving object। यानी कि फोर्स वो काज है जो रेस्ट को चेंज करेगा, यानी कि रेस्ट को मोशन में ले आएगा, और अगर मोशन है तो उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, और साथ में डायरेक्शन भी ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखना कि जब बॉडी जैसे सर्किल में मूव कर रही है, अगर मान लीजिए स्ट्रेट जा रही है और आपने स्ट्रेट जाते टर्न लिया, तो जैसे आप टर्न लेंगे उसका जो सेंटर होगा सर्किल का, उसकी तरफ फोर्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कि सर्किल में अगर मूव करा रहे हैं तो फोर्स जो है वो सर्किल के सेंटर पर लगता है, इसीलिए हम वहां पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला करते हैं। ठीक, तो फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज है विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फोर्स ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी है, आगे इसकी यूनिट है, MKS में न्यूटन है, CGS में डायन है। फोर्स की जो यूनिट है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो फोर्स वेक्टर होने की वजह से, जैसा कि हमने वेक्टर के चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि इसमें अगर हम दो फोर्स, एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में 3 लगा दें तो 5 + 3 8 हो जाएगा। अगर हम अपोजिट लगा दें, इधर को 5 लगा रहे हैं, इस तरफ 3 लगा रहे हैं, तो 5 - 3 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक, उधर को मूवमेंट करने लगेगी बॉडी। ठीक है ना, अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दिए जाएं, इक्वल और अपोजिट, जैसे मान लीजिए ब्लॉक रखा है, हम 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं, 5 को इधर, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 है। मोर देन 2 में भी नेट फोर्स 0 होता है। आप इस चीज को जनरल में ध्यान रखना कि जैसे दो फोर्स, ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक फोर्स हम इधर लगा दें F और एक इधर लगा दें, तो नेट फोर्स यहाँ पर 0 होगा। बेसिक चीज है। और ठीक ये दोनों कितने एंगल पर है, 180 डिग्री पर, इक्वल और अपोजिट है। ठीक इसी तरह से ध्यान रखना, इसको 360 से डिवाइड कर दिया करें, 360 में 2 डिवाइड कर दो तो 180, यानी 180 पर दो इक्वल फोर्स लगे हैं तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। ठीक इसी तरह से अगर किसी ब्लॉक पर हम 3 फोर्स लगा दें जो कि 120 डिग्री पर हो, फिलहाल ये हमने इक्वल लिए हैं, ये लगा दिए इक्वल, इसमें ये फिर ये मूवमेंट नहीं करेगा। 3 फोर्स कितने एंगल पर होने चाहिए, 120 डिग्री पर। आगे ये आएगा, आप इसको ध्यान रखें तो बेटर रहेगा, 120 डिग्री पर, तो नेट फोर्स 0 होगा। इसी तरह से अगर 4 फोर्स लगाते हैं, 360 में यहाँ 3 डिवाइड करें तो 120 आ जाएगा, 360 में 4 डिवाइड करें तो 90 आ जाएगा। अगर 90 डिग्री पर आप 4 फोर्स लगाते हैं, एक इधर, एक इस तरफ, एक ऊपर, एक नीचे, ये सभी फोर्स इक्वल है, ऐसे में इसका नेट रिजल्टेंट 0 होगा।
इसमें होता क्या है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इसको ये बैलेंस कर लेता है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बैलेंस कर लेगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये 3 फोर्स हैं, ये 4 लगे हैं, ये 2 लगे हैं, 2 के बाद 3 फोर्स हो 4 फोर्स, ये जरूरी नहीं है कि तीनों फोर्स इक्वल हों, वो फिर अदर एंगल पर होंगे, लेकिन अगर इक्वल है तो इसी एंगल पर होंगे। ये चारों फोर्स कितने एंगल पर है आपस में? 90 पर। 360 में 4 डिवाइड करते हैं। इस कंडीशन में जब एंगल इक्वल आता है ये, तब इक्वल फोर्स होंगे। लेकिन अनइक्वल फोर्स भी किसी बॉडी में नेट मूवमेंट को जीरो कर सकते हैं। हो सकता है इस ब्लॉक पर 2 लोग फोर्स इधर को लगा रहे हो और एक इधर को इसे लगाए फोर्स और उसको बैलेंस कर ले, ठीक। तो ध्यान रखना कि फोर्स जो है तब नेट फोर्स जीरो भी रिजल्टेंट हो सकता है। और एक पॉइंट की जो इनर्शिया है वो एक्चुअली मास से रिलेटेड है। मास जो है वो इनर्शिया प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसमें इनर्शिया प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। नेचुरल है कि अगर 1 kg का वेट हो और उसमें आपको फोर्स लगाना है कंपैरेटिवली, अगर 10 kg का वेट होगा तो वो हैवी है, उसमें आपको मोशन के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है इनर्शिया जो है इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच बॉडी है, बाय वर्च्यू ऑफ which it has a tendency to resist the change in its state of rest or of state of motion. The property of inertia is due to the mass of the body. Greater the mass, greater is the inertia. ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर हैवियर बॉडी है तो हैवी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बॉडी अगर मास कम है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ध्यान रहे कि मास जो है वो इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया है। ठीक इसी तरह से मूविंग बॉडी के लिए भी, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, अगर सेम वेलोसिटी से 2 बॉडी जा रही हैं तो जो सेम वेलोसिटी से, ठीक, या स्पीड सेम, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें हमें ज़्यादा फोर्स रोकने के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, टेनिस बॉल हल्की है, क्रिकेट बॉल हैवी है, क्रिकेट वाली बॉल में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मोशन के लिए भी, और एक बार मूवमेंट में आ जाए तो स्टॉप करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कोई बहुत लोडेड ट्रॉली हो, उसमें आप मूवमेंट करना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ट्रॉली अगर खाली है तो उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब आती बात इनर्शिया की, जो हमने पढ़ा है। इनर्शिया 3 तरह की है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। This property of body is called inertia of rest. ये रेस्ट की इनर्शिया है। रेस्ट के रिलेशन में आप ध्यान दें कुछ पॉइंट्स पर। When a train suddenly starts moving forward, the passenger standing in the compartment tends to fall backward. देखिए जब ट्रेन में आप बैठे हैं और ट्रेन रेस्ट में है तो आप भी रेस्ट में है, ट्रेन भी रेस्ट में है। अगर ट्रेन मोशन में आ गया तो जो पार्ट आपका ट्रेन के टच में है वो तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन कि जो ऊपर की बॉडी है ये क्या है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। इससे जो नीचे वाला पार्ट मोशन में आ गया सीट पर, तो सीट के साथ में तो आपका जो अदर पार्ट है ऊपर का वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। उससे ऐसा लगता है यानी कि बॉडी जो है बैकवर्ड पीछे की तरफ को गिर जाती है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि जैसे आप बस वगैरह में जाते हैं और अगर खड़े हैं और आपकी स्पीड उसने बढ़ा दी तो आप तुरंत जो है स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर मोशन में है तो आपकी जो स्पीड है और बस की स्पीड है वो सेम है। ठीक, आप पैर जो है सीट के ऊपर है, बस के ऊपर है, अगर बस की स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो पैर की स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन ऊपर की स्पीड वही रहेगी, जिससे कि आप जो है वो क्या होगा कि जो नीचे की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि आपका जो अदर पार्ट है वो पीछे की तरफ को गिर जाएगा। मैंने इसी तरह से जब कारपेट पर आप डस्ट पार्टिकल को हटाते हैं तो वहाँ पर उसको देखा होगा कि रॉड से उसको जो है वो बार बार उस पर स्ट्राइक करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जब आप कारपेट के किसी भी पार्ट पर स्ट्राइक करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है और डस्ट पार्टिकल उससे अटैच हैं, वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से डस्ट पार्टिकल उससे डिटैच होते हैं और नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑन शेकिंग द या जर्क द ब्रांच ऑफ द ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन। जब आप पेड़ को हिलाते हैं तो क्या होता है, आपने पेड़ के जो आपके ब्रांच हैं उनको तो मोशन दे दिया, लेकिन जो आपके उसके फ्रूट्स लगे हुए हैं वो रेस्ट में हैं, इसलिए
और फिर ग्रेविटी की वजह से वो डिटैच तो पहले ही हो जाएंगे, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई ग्लास होता है, आप इन्हीं एग्जाम्पल पेपर में ही आते हैं, इनको आपको लिखना आना चाहिए। किसी ग्लास के ऊपर अगर हम हल्का एक पेपर रख दें और उसके ऊपर कॉइन रख दें और बहुत स्पीड से पेपर को खींच लें, तो पेपर में तो जो है वो इनर्शिया मोशन की आ जाएगी, लेकिन जो ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है वो उसी में अंदर गिर जाता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी इनर्शिया को मोशन जो इनर्शिया है मोशन की उसको गेन नहीं करता है। ठीक, तो इसलिए वो वहीं पर उसी में गिर जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके जो इसके रिलेशन में हैं, आप अपनी बुक में इनके जो हेडिंग दी हुई है उनकी स्टडी करें। ठीक इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हुआ कि जब आप किसी मोशन में है कोई बॉडी, स्पीड को चेंज करना है यानी कि इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ए साइकिलिस्ट राइडिंग अलोंग ए लेवल रोड डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर स्टॉप्स द पैडलिंग। आप पैडलिंग को करना बंद कर दें तब भी आपने देखा होगा कि साइकिल थोड़ी देर तक चलती रहती है। हमने बताया अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। इसका क्यों? क्योंकि आप उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसको थोड़ी देर लगेगी रुकने के लिए। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ट्रेन से आप जंप करते हैं तो आपने देखा होगा जब ट्रेन पर आप खड़े हैं तो वो आपके अंदर जो इनर्शिया है वो मोशन की है, ट्रेन भी मोशन में है, आप भी मोशन में। आप ट्रेन से जंप कर गए तो पैर जो होगा वो अर्थ पर जब टच करेगा तो वो एकदम रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर की बॉडी है वो अभी भी मोशन में है, इसलिए वो आगे की तरफ मूवमेंट करती है और जो पैसेंजर है वो गिर जाएगा आगे की तरफ। इसके लिए क्या करें? अगर आप जंप करते हैं किसी मूविंग बस से या ट्रेन से तो उसे थोड़ी देर के लिए उसी के डायरेक्शन में आप रनिंग करें, क्योंकि इनर्शिया आपके अंदर फिर धीरे धीरे स्पीड कम करके आप जो है वो गिरेंगे नहीं, उसको छोड़ दें। ठीक है। तो टू अवॉइड द फॉलिंग पैसेंजर फीट टच द ग्राउंड, ही शुड स्टार्ट रनिंग ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन फॉर सम डिस्टेंस। थोड़ी देर के लिए चलते रहना चाहिए। ठीक इसी तरह से व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड। क्यों? अगर रोक दिया आपने तो ध्यान दें, या बस हो कार हो, अगर उसको आपने वो मोशन में है, आपका पूरी बॉडी मोशन में है फॉरवर्ड, अगर आपने कार को स्टॉप कर दिया तो जो पार्ट आपका टच में है वो स्टॉप होगा, लेकिन आगे का जो ऊपर की बॉडी है वो आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाती है। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से जो है वो आपने देखा होगा कि जब एन एथलीट जो है वो ऑफन रन बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। जब लॉन्ग जंप लगाते हैं तो एथलीट थोड़ी देर के लिए आप रनिंग करते हैं, जिससे कि आपके अंदर इनर्शिया आ जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि लॉन्ग जंप पॉसिबल है। ठीक है ना। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय ए पर्सन इन ए मूविंग ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कोई ट्रेन आपकी ट्रेन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रही है, अगर आप इससे एक बॉल को ऊपर फेंक दें और उसी में आप देखेंगे उसको कैच कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी किसी सिस्टम से किसी भी बॉडी को हम ड्रॉप करें या फेंकें, वो बॉडी उस सिस्टम की वेलोसिटी को गेन कर लेगी। यानी कि जब ट्रेन फॉरवर्ड जा रही है और आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी ट्रेन की है वो ऑलरेडी है, वो उसको गेन कर लेगी, यानी फॉरवर्ड वेलोसिटी बॉल के अंदर रहेगी। इसीलिए जब तक ट्रेन आगे जाएगी बॉल ऊपर जरूर जाएगी, ठीक है, लेकिन और ग्रेविटी से नीचे भी आएगी, लेकिन जो फॉरवर्ड वेलोसिटी उसके अंदर है, ट्रेन के अंदर है, वो बॉल के अंदर भी होगी, क्योंकि बॉल ट्रेन के ऊपर ही थी पहले, तो बॉल फॉरवर्ड उतना आगे चलेगी, इसीलिए वो हाथ में आ जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कभी इसी तरह से आप इस पॉइंट पर जरा ध्यान देने की कोशिश करें। जैसे कोई एरोप्लेन, ये अर्थ है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, अगर आप किसी भी पार्टिकल को इससे ड्रॉप कर दें तो ध्यान देना ग्रेविटी की वजह से ये नीचे, ये ऐसे गिरता है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा। ठीक, लेकिन जब एरोप्लेन फॉरवर्ड जा रहा है तो इसमें आगे की तरफ भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपने उस बॉडी को इससे ड्रॉप किया है। ठीक, तो ध्यान देना, जब एरोप्लेन यहाँ पर होगा तो बॉल इसके ठीक नीचे होगी,
क्योंकि यहाँ पर जब आपने बॉल को छोड़ा, बॉल हो या बम वगैरह ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पर जब आपने किसी बॉडी को इससे ड्रॉप किया तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एरोप्लेन में भी है और बॉल में भी है। तो जब एरोप्लेन यहाँ पर आएगा, यहाँ समझें इस चीज को, ये अर्थ का हमारा सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, ये यहाँ पर एरोप्लेन है। अगर यहाँ से आप बॉल या बम को ड्रॉप करते हैं तो एरोप्लेन तो सीधे जा रहा है, लेकिन ये बम आपका या पार्टिकल कोई भी हो बॉडी, वो ऐसे गिरेगी। जिस समय एरोप्लेन यहाँ होगा बॉल यहाँ पर होगी, जिस समय एरोप्लेन यहाँ होगा बॉल यहाँ होगी। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल ने भी ट्रेवल की है और एरोप्लेन में भी, क्योंकि एरोप्लेन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बॉल अटेंड कर लेगा। तो जब कभी किसी सिस्टम से किसी पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं तो ध्यान रहे कि वो पार्टिकल उस सिस्टम की वेलोसिटी को गेन कर लेता है, वो वेलोसिटी उसमें हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब ये यहाँ पर जब ये गिरेगा बॉल, तो इसके ठीक ऊपर यहाँ एरोप्लेन होगा। ठीक है? तो a ball thrown vertically upward by a person in a moving train comes back to his hand. The reason is that the moment when the ball was thrown, it was in motion along with the person and the train. Ball में motion जो inertia है motion की, it remains in the same state of forward motion even during the time of ball remains in the air. ball जितनी देर air में रही उस समय forward motion उसके अंदर बना रहेगा। यानी फॉरवर्ड जो मोशन है वो इसमें कभी भी जो है वो खत्म नहीं होगा, वो उसमें हमेशा रहेगा। ठीक इसी तरह से एक पॉइंट को और समझने की कोशिश करें कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी जो है आपकी ऐसे फॉरवर्ड जा रही है और आपने इसको टर्न ले लिया यहाँ पर, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है। तीन तरह की है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन की। इसमें जो बॉडी ये फॉरवर्ड जा रही है उसमें टेंडेंसी है फॉरवर्ड मूव करने की, और आपने इसको मान लीजिए टर्न ले लिया, तो इसमें जो टेंडेंसी फॉरवर्ड होगी उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा लगेगा कि इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इसकी तरफ अंदर की तरफ लगता है, ये बॉडी जो है वो बाहर की तरफ को गिर जाएगी। ठीक जैसे आप बस में बैठे हैं और बस में उसमें तुरंत ऐसे को टर्न ले लिया तो बाहर की तरफ को आपको तुरंत जो है फोर्स लगेगा, क्योंकि आपके अंदर जो इनर्शिया है वो फॉरवर्ड जाने की है और आपने यहाँ टर्न ले लिया है। ठीक है ना? तो इनर्शिया तीन तरह की है, रेस्ट की है, मोशन की है और डायरेक्शन की है। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये सेंटर की तरफ जो है वो एक्ट करता है, सेंटर की तरफ बॉडी में फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक, इनर्शिया की वजह से आपके जैसे किसी आप बस में बैठे हैं सीट पर और उसमें बस ने टर्न ले लिया तो आपकी जो टेंडेंसी है वो तो फॉरवर्ड मूव करने की है। ठीक है ना? इसलिए आपका जो ऊपर की बॉडी है वो फॉरवर्ड मोशन में जो है वो मूव करने की टेंडेंसी की वजह से बाहर की तरफ को लगेगा, जैसे उसमें झुक जाएगी बाहर की तरफ। तो ओके स्टूडेंट, आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की जो है स्टडी करके इसके सभी क्वेश्चन जो बताए गए हैं उनमें इनर्शिया या उनसे रिलेटेड आंसर जो है वो लिखे जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।